हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसे कि मेरा डाउट सेशन 3 अभी तक ले चुके हैं, तो आप लोग डाउट सेशन जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उस डाउट में हमने ये बताया था कि मैं कुछ सीरीज लाऊंगा जिसमें हम फंडामेंटल राइट करवा देंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपके कितने हैं? 6 हैं। उस 6 का एक एक सीरीज चला के लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो करवा दूंगा। ठीक है, ताकि मतलब जो जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगा ना, वो मैं सोच रहा हूँ एक एक वीडियो ला ला के वो ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चे, तो आप लोग वो सब देखिएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था? राइट टू इक्वलिटी के करवाया था। राइट टू इक्वलिटी के जितने 14 टू 18 आर्टिकल हैं, इनमें 4 आर्टिकल आते हैं। इन चारों को हमने डिस्कस किया। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं आप उन्हें देख लीजिए, वो डाउट 2 में है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वो करवाया ताकि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब एक सीरीज़ के जैसा चल रहा है, इसे फंडामेंटल राइट करवा रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है? राइट टू इक्वलिटी पढ़ना है, सॉरी राइट टू फ्रीडम पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी हमने करवा दिया है, अभी क्या पढ़ना है? राइट टू फ्रीडम। यानी आपको फ्रीडम है, आप आज़ाद हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम का मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। अब क्या क्या इसके अंदर आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर? ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारा 19 से 22 तक आर्टिकल आते हैं। कितने आते हैं? 19 से 22 तक। 19, 20, 21 और 22, यानी 4 आर्टिकल आते हैं। और उसमें राइट टू इक्वलिटी में भी कितना आर्टिकल था? 4। 14, 15, 16, 17, 18। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हमने 5 आर्टिकल को डिस्कस किया था अच्छे से। इसमें हम 4 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में हम क्या करेंगे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आपका आर्टिकल 23 और 24 है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। इतना आज हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? आर्टिकल 25 से 28 तक डिस्कस कर देंगे, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और लाकर आपका जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे, और किसी लेक्चर में जो जो आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। मतलब जितना कोशिश है मेरे तरीके से आप लोगों के लिए बेस्ट देना, वो हम देंगे। बाकी आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई दिक्कत होता है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, हम उनको पर्सनली रिप्लाई भी दे देते हैं, नहीं तो सर दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस रखिए और पढ़ाई करिए, बिल्कुल अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, हमने राइट टू इक्वलिटी करवा दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज इन दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद से आपका आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसके बाद राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये करवा देंगे, यानी 2-3 मतलब ये आज का एक लेक्चर हो गया, और इसके बाद ये आ जाएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने क्या किया है कि ये सब चीज़ें ना मैं पहले ही लिख दिया हूँ, ताकि लिखने से ये होगा ना कि टाइम बचेगा। मैं सोचता हूँ ना यार, जितना कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रदान करो, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लो और कुछ पढ़ाओ ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है, इसलिए यार देखो, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को देखते हुए डिस्कशन हम सोचते हैं जल्दी करें। तो इसलिए मैं सोचा कि लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग। आर्टिकल 19 में 6 राइट आते हैं। क्या? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब देखिए ये ना आर्टिकल 19 बहुत ही अच्छा है, आपका मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मतलब क्या हुआ? आपको बोलने का आज़ादी है। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको क्या है? बोलने का आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बोल सकते हो, आरटीआई फाइल कर सकते हो। जैसे आप लोगों को बताया है ना, अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इजिली। अगर आपको मन नहीं कर रहा है मौन रहने का, तो मौन रह सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको मन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ट्विटर और फेसबुक पर कुछ भी बोलने का, तो आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको क्या वो राइट मिला है, आपको अधिकार मिला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का।
तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखते हैं ना कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में, आप उनका नाम सुने होंगे, कंगना रनौत का। भाई साहब ये ना, ये हीरोइन गजब की है, कुछ भी बोल देती है, जो मन करता है ना जो भी बोलती है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो आपको बोलने का अधिकार है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप न्यूज चैनल वालों को देख लीजिए, न्यूज चैनल वाले अब पूरा गाना गाने लगते हैं, हमारा भारत देखो, ये रिपब्लिक भारत वाले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन लोग को बोलने का आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, पर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हेट स्पीच नहीं फैला सकते हो। हेट स्पीच के मतलब ना कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो जिसको गवर्नमेंट को क्या, आपको गवर्नमेंट का बाधा पहुंचे। जैसे मान लीजिए आपको बोलने का आज़ादी है, तो आप क्या कर दिए, आप कोर्ट के अगेंस्ट चले गए। कोर्ट के अगेंस्ट जाकर आप बोल दिए कि जैसे मान लीजिए कोर्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आप उल्टा सीधा बोल देंगे, तो ये सब नहीं है, समझ गए। ये सब बिल्कुल नहीं। आप एक नाम सुने होंगे, प्रशांत भूषण का केस आया था बीच में, तो उन्होंने ना ये कुछ बोल दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उनके खिलाफ, उनके मतलब जो जज हैं उनके खिलाफ कुछ बोल दिया था। तो हमारे कोर्ट के पास क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू आपको पनिश कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे आप नहीं बोल सकते हो, समझ गए। जैसे मान लीजिए एक और अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके विदेश से ट्रम्प जी आ रहे हैं, चाहे अभी कौन है, जो बाइडन है, वो आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके सामने जाकर आपको बोलने का आज़ादी, तो ये नहीं ना बोलोगे जो बाइडन तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई साहब, बोलने का आज़ादी का मतलब कुछ लिमिटेशन भी है, ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ गए, एकदम आसान लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया आपका असेंबली। अब असेंबली को कैसे समझाते हैं, देखिए असेंबली का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए आप अच्छा से बोलेंगे किसी से, किसी भी इंसान से मीठा भाव से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो क्या कर सकते हैं, आपका लोग बात सुनेगा। अगर देखिए, अगर कोई भी टीचर प्यार से पढ़ाता है तो क्या बच्चे आते हैं ना, उनका सेशन अटेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पढ़ सकते हैं, एक सभा लगा सकते हैं, यानी असेंबली बना सकते हैं। तो ये भी आपका अधिकार है। जब आप अच्छा बोलोगे, आपके पास बच्चे आएंगे, तो आप एक असेंबली बना सकते हो। तो असेंबली समझ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, संगठन, ठीक है। संगठन, संगठन क्या, जैसे आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास देखें कि जब आप अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको अच्छे पढ़ाता है, तो अच्छे पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं कि नहीं। जब बच्चे ज़्यादा आने लगते हैं तो टीचर क्या हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है। यार अब बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, एक काम करते हैं, अब जो हम पढ़ाएंगे ना वो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, प्लस कोर्स लंच करेंगे, पैसा लेंगे उन सब से। तो आप क्या कर दिए, एक संगठन बना दिए, एक चैनल बना दिए, और उस चैनल के थ्रू जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। आप ये भी देखेंगे कि कोई पार्टी को आप ज़्यादा आप उनको बढ़ावा दे देते हैं, तो क्या करते हैं, एक पार्टी बना देते हैं। जैसे कैसे, कोई स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, कोई रीजनल पार्टी कैसे हो जाता है नेशनल पार्टी, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना। तो वैसे ही संगठन बना लेंगे। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन, समझ गए। जो भी समझ में यहाँ बताइएगा एकदम। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, ये भी बता दे रहे। मूवमेंट के मतलब हुआ कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट, ठीक है। फ्रीली मूवमेंट, जैसे बताता हूँ। जैसे फ्रीली मूवमेंट का मतलब हुआ कि अगर आपको मन कर रहा है जाने के लिए जम्मू कश्मीर, तो पहले तो नहीं जा सकते थे। पहले तो डर लगता था कि टेररिस्ट लोग आएगा, मार देगा लोग गोली, मर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब क्या है, वहाँ तो हट गया है आपका 370। अब वहाँ आप जा सकते हैं, आपको मन कर रहा है घूमने का, अभी स्नोफॉल हो रहा है, अगर मन कर रहा है हिमाचल प्रदेश जाने का, तो आप जाइए, फ्री है, सदाबहार घूमिए, कहीं दिक्कत नहीं। अगर आपको मन कर रहा है दिल्ली आने के लिए, दिल्ली घूमिए, अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा है। आपको मन कर रहा है बिहार जाने का, राजस्थान जाने का, कहीं भी आप घूम सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट, कहीं भी आप इंडिया के हर कोना कोना में घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, समझ गए। अब ये नहीं कि आपका मान लीजिए इमरजेंसी लगेगा, वहाँ घूमने जाएंगे तो ये नहीं होगा। मान लीजिए किसी स्टेट में लड़ाई हो गया है, दंगा हो गया है, अब वहाँ आप जाके घूमेंगे तो नहीं ना पता चलेगा। इमरजेंसी के टाइम नहीं घूम सकते, जब आपका इमरजेंसी लगेगा तब, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेसिडेंस। रेसिडेंस, ठीक है। तो रेसिडेंस के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घूमने गए, आप मनाली, ठीक है, मनाली घूमने गए, खूब अच्छा लगा भाई, तो स्नोफॉल हो रहा है, तो कहोगे, एक काम करोगे, यार एक काम करते हैं, चलो यहाँ भी यहीं शादी ब्याह कर लेते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। शादी ब्याह कर लीजिए, वहीं पे घर बसा लीजिए, क्योंकि वहाँ का मौसम क्या है,
काफ़ी ज़्यादा कूल है, एकदम मज़ेदार है, तो आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो रेसिडेंस हो गया उसके मतलब। आपको जो आपका स्टेट अच्छा लग रहा है, आप वहाँ घूमने गए, आपको स्टेट पसंद आ गया, था वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अब क्या कर रहे हैं लोग, ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात ही अलग, जन्नत से कम नहीं है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया, वहाँ रेसिडेंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद क्या है, आपका प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन है तो देखिए क्या प्रोफेशन है, तो अब बताते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप गए मनाली, शादी ब्याह कर लिए, आप वहाँ रहना शुरू कर दिए, वहाँ आप अपना घर बना लिए। जब आप घर बना लेंगे तो वहाँ कोई रोजगार चाहिए ना भाई, नौकरी चाहिए ना। तो आप नौकरी के लिए क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, आप व्यापार शुरू कर देते हैं। और व्यापार शुरू कर दिया, ये नहीं कि आलू प्याज रोपना शुरू कर दें, वहाँ पे व्यापार, किसी अच्छी चीज़ का आपने व्यापार कर दिया। तो व्यापार करेंगे, पैसा आएगा तभी तो आप मनाली में रहेंगे। तो ये हो गया आपका रेसिडेंस, और ये हो गया प्रोफेशन, समझ गए। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपको क्या है, बोलने की आज़ादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब आपको बोलने का आज़ादी मिल गया है तो आपका मधुर आवाज़ रहेगा, तो आपके पास लोग क्या आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे लोग, असेंबली बना लेंगे लोग। फिर असेंबली जो बना लेंगे लोग, सारे लोग आपके पास आने लगेंगे, तो आप कहेंगे काम करते हैं, ट्यूशन खोल लेते हैं। तो ट्यूशन खोल लेंगे, एसोसिएशन बना लेंगे, संगठन। उसके बाद जब ट्यूशन बन जाएगा तो आप बोलोगे आप तो पैसा आ रहा है भाई, कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। तब क्या कहेंगे, पैसा आ रहा है तो काम करते, घूमना शुरू कर देते हैं। तो आप मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, घूमेंगे खूब। जब खूब घूमे घूमेंगे, आपके पास पैसा आएगा, तब क्या कर लेंगे, चलो भाई घर बना लेते हैं। अब घर बना लेंगे, सोचेगा अब घर जब यहाँ बना लिए तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे घर जब हम बना लिए तो यहाँ नौकरी भी जरूरी है, यानी प्रोफेशन शुरू कर देते हैं। समझ गया, देखिए कितना मजा, आसान लैंग्वेज में समझा है ना। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 19। नहीं समझ में आएगा तो और भी बोलेगा, और तरीका है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ये हो गया 19 हो गया, 21, हाँ। चलिए आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ते हैं अब। आर्टिकल हमने आपको बता दिया 19, उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देंगे आप लोगों को। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 में कहा गया है, देखिए ये भी हमने लिख दिया है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप सुने होंगे ना कि फलना है ना, ये लड़का है, ये पर्सन है कोई, इनके नाम के आगे एफआईआर कर देते हैं भाई। बहुत हीरो बन रहा है ना, आप ये देखे होंगे कभी कभी कि गांव में जैसे कोई जेलस होता है लोगों को, कोई लड़का पढ़ने वढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, तो सोचते हैं पड़ोसी की कैसे इसको ना खाई में डाल दे। चाहे दोस्त लोग, कोई कोई दोस्त होता है, कोई दोस्त कमीना होता है लोग, तो सोचता है लोग कि भाई ये पढ़ने में तेज है ना, कहें कैसे भी कैसे इसको फंसा देते हैं। तो क्या करता है लोग, आजकल तो भाई तेज तरह के, आजकल का सारा झंझट एक ही चीज़ है, लड़का लड़की का इससे उससे सेटिंग करवा दो बेकार हो जाएगा, उसका पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चाहे होता है क्या है, मान लीजिए कभी कभी ये कोई लड़का सरकारी नौकरी हो गया तो लोग को जलन होता है, तो क्या करते हैं उनके खिलाफ उनको ना कभी कभी केस उसमें फंसा देते हैं, ये एफआईआर करवा देते हैं। तो एफआईआर करवा देते हैं, तो इलीगल एफआईआर करवा देते हैं। और जब वो कोर्ट में जाता है वो बंदा, तो दिखाता है कि नहीं हमने कोई इनके साथ गलत काम नहीं किया है, ये फालतू का हमको एफआईआर में फंसाए हैं। तो क्या बंदा क्या कर जाएगा, छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, गलत अगर उन पे आरोप लगेगा तो छूट जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 में आता है, इसको कहते हैं हम नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, समझ गए। उसके बाद होता है नो डबल जीओपार्डी। ये क्या होता है, ये चीज समझा दे रहे हैं। देखिए नो डबल जीओपार्डी का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, आप किसी का मर्डर कर दिए और आप जेल में चले गए, जेल में चले गए, आप जेल में 5 साल रहे। उसके बाद से कोई सरकार आया और वो सरकार आपको 5 साल का सजा मिला है, तो कोई नया कानून बनाकर बोल दिया है ना कि जो भी मतलब जो भी लड़का अगर मर्डर किया है उनको 5 साल की सजा ना देकर 10 साल का सजा होगा। तो आप 10 साल जेल में फिर से नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार जो सजा मिल गया है वही सजा मिलेगा। नो डबल जीओपार्डी, यानी एक ही, आप एक बार क्राइम की हो, एक क्राइम को आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगा, समझ गए। यानी जो मान लीजिए आपने सजा, जो भी आपने मर्डर किया उस समय आप नियम था कि आपको 5 साल ही जेल होगा, बाद में नियम बन गया कि आपको 10 साल का जेल होगा। तो नहीं, 5 साल के नियम था जब आपने किया था, तो 5 साल ही सजा होगा, यानी दोबारा उनको सजा नहीं होगा,
ठीक है, ये हो गया नो डबल जीओपार्डी। फिर तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब हुआ ना कि जैसे देखिए आपने कोई क्राइम किया और आप ही बोलेंगे कि काम करते हैं ना, हम कोई वकील को नहीं रखते, हम कोर्ट में ना अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? कोई इंसान सोचता है क्या कि हमको पुलिस पकड़ के ले जाए, कोर्ट में हमको कोई गलत प्रूफ करे? सब लोग अपना बचाव करते हैं। तो आप अपने खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी गवाही नहीं दे सकते। समझ गए? ये आर्टिकल 20 कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 20 कहता है। तो समझ गए, इसमें 3 चीजें आता है। ओके बच्चे, इससे रिलेटेड ये चीज है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। चलिए आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी आपको कुछ अधिकार है, आपको संविधान में अधिकार है कि आप आर्टिकल 21 ए है। ठीक है, आर्टिकल 21 कहाँ है जी, थोड़ा देखें। ओके, नहीं पहले आर्टिकल 21 पढ़ा देते हैं, फिर आगे आर्टिकल 21 ये बताएंगे। ठीक है, पहले इसको कर देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपके जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उनको संविधान क्या कहा है, प्रोटेक्ट किया है, उनका बचाव किया है। कि हर इंसान का कोई भाई पर्सनल लाइफ होता है, उनका बचाव करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए, अब समझाना शुरू करें। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है कि आप देखे होंगे गांव में शहर में भी कोई ले लेता है फटफटिया ये मोटरसाइकिल, इतना ज़्यादा भाई पोल्यूशन होता है, इतना धुआं फेंकती है ना कि एकदम लगता है कि भाई वोमिटिंग हो जाएगा। तो उस धुआं से आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि नहीं, आपको बीमारी हो सकता है कि नहीं। तो आपका ये क्या है, पर्सनल लाइफ है। और वो मान लीजिए क्या कर रहा है, पोल्यूशन आपके इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है। जो बच्चा अस्थमा के हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये क्या है, आपके इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। ठीक है, तो आप उनके वो चीज़ क्या करेगा, आप देखे होंगे कि बीच में लॉ आया है कि जो भी पुराना गाड़ी है उनको स्क्रैपेज, यानी जो भी पुराना गाड़ी है उनको रोड पे चलने नहीं देना है, क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूटेड करती है। ठीक, तो ये लॉ लाया गया है क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे जो पर्सनल लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे हेल्थ का ही देख लीजिए, आपका हेल्थ का बचाव करने का सरकार का अधिकार है। तभी तो भाई कोरोना का टीका, एक कोरोना का टीका अगर आप लेने जाओगे ना 900 रुपया रहेगा। और सोचिए आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का 900 रुपया बच जा रहा है कि नहीं, यानी 9,000 रुपया बच गया कि नहीं आपका। तो सरकार क्या करे, आपका हेल्थ का ध्यान देती। देखते हैं पोलियो का टीका लगा, आपका पोलियो का टीका लगता है, टीबी का लगता है, कौन कौन से स्कूल में भी टीका लगता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको टीका लगता है। अभी कोरोना का लग ही रहा है, आपके लाइव टेलीकास्ट देख ही रहे हैं। तो आपका हेल्थ का भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। ठीक है, अब देखिए आपकी कुछ पर्सनल लिबर्टी होती है। पर्सनल लिबर्टी होती है वो क्या होती है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपको पर्सनल लिबर्टी है कि आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले रहिए। जैसे मान लीजिए आपको अकेले रहना है तो सरकार थोड़े बोलेगी ये बउआ तुम ब्याह कर लो। अरे भाई ऐसा नहीं है, सरकार आपको कभी नहीं बोल सकती है। अगर आपको अकेला रहना चाहते हो, कुंवारा रहना चाहते हो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर में अकेले रह के पढ़ाई करोगे तो अच्छा ही है, तो आप एलोन रह सकते हो। ठीक, फिर आपकी कुछ प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी होती है तो वो क्या होता है, पर्सनल प्राइवेसी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आपके हर बच्चा भाई फेसबुक चलाता है। ठीक है, तो फेसबुक चलाता है तो फेसबुक में भाई पता है कितना भाई लोग बदमाश लड़के होते हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए वो फेसबुक चलाते हैं, अगर उनकी पापा या मम्मी बोलेंगे एक काम करो बेटा तुम अपना फेसबुक का पासवर्ड दो। अब वो लड़का किसी से मान लीजिए बतियाया होगा तो पापा जी पढ़ लेंगे तो कितना पिटाई करेंगे। तो आपकी प्राइवेसी है कि नहीं कुछ। तो ये चीज़ें प्राइवेसी है। अब जैसे मान लीजिए प्राइवेसी ऐसे समझा है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हस्बैंड है अपने वाइफ से बात करता है तो कुछ भी बात कर सकता है, एक हस्बैंड वाइफ में एक लेवल अब भी बातें होता है। तो अगर वो बात होता है और गवर्नमेंट क्या करे, उनका बात के रिकॉर्ड कर ले, तो भाई गलत बात है नहीं, तो हमारी पर्सनल बातें हो रही। आप क्यों बीच में टांग लगा रहे हो, टांग लड़ाओगे तोड़ देंगे नहीं टांग। तो देखिए संविधान वाला कैसे किया है कि अगर हम दो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप बीच में आओगे तो आपका टांग तोड़ देंगे। यानी ये आपको कौन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बचाव किया है। समझ गए, यानी पर्सनल लाइफ के भी बचाव किया गया। आप ये भी हो गया, आप ये भी देखे होंगे कि जो ट्रिपल तलाक है वो खत्म हुआ कि नहीं। जैसे मुसलमान लोग क्या कहते थे, 3 बार बोलते थे तलाक तलाक
तलाक, भाई डिवोर्स हो गया। तो ये ट्रिपल तलाक केस जब चला तो आज हट गया कि नहीं। अब जो भी जिसको भी अगर डिवोर्स लेना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तलाक लेना, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कुछ अपील है, कुछ प्रोसेस है, उनके थ्रू उनको डिवोर्स मिलेगा। समझ गए बच्चे, ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हम पढ़ाते हैं आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कोई भी बच्चा, यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक कोई भी बच्चा को क्या करेगी सरकार क्या करेगी, आपको फ्री में शिक्षा देगी। आप देखे होंगे कि जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के हैं, उनको स्कूल में कैसे स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं, छात्रवृत्ति मिलता है, मिड डे मील मिलता है, आपको दोपहर का खाना मिलता है कि नहीं, ड्रेस का पैसा मिलता है कि नहीं, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मिलता है। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आपको अधिकार दिया गया। जैसे देखिए इस इमेज में देखिए, ये छोटा बच्चा है, अरे भाई कान भी छेदवाया है क्या ये छोटा लड़की है, ठीक है, तो ये छोटा बच्चा है, या ये लड़का है, ये लड़की है, कोई भी बच्चे हैं, इन लोगों का क्या है, फ्री में एजुकेशन देना है। जब तक इनका 14 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक सरकार को क्या करना है, फ्री में एजुकेशन देना है। समझ गए। आप देखेंगे आंगनबाड़ी के नाम आप सुने ही होंगे, आंगनबाड़ी में छोटा छोटा बच्चा लोग होता है, वो चाहता है लोग पढ़ने के लिए, वहाँ उनको खाना मिलता है, वहाँ पे उन लोगों को खाना दिया जाता है, कोई भी टीका जो भी आपका वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उनके द्वारा वैक्सीन मिलता है। आप देखे भी होंगे आंगनबाड़ी के थ्रू डिलीवरी वगैरह कराया जाता है, जो भी मतलब लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह होती है, वो सारा चीज़ कराया जाता है कि नहीं, सब चीज़ मैनेज कराया जाता है कि नहीं। तो आर्टिकल 21A में कहा गया है बस कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या किया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, 3 लोगों को देखिए फ्री एजुकेशन मिलेगा, जब तक ये 14 साल तक हो नहीं जाते इनको फ्री एजुकेशन मिलेगा और सरकार इनका केयर करेगी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 21A, सॉरी। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये पहले से ही सब मैं लिख दिया हूँ ताकि टाइम सेविंग होगा, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका लेक्चर ना 30 मिनट क्या 40 मिनट हो जाता, तो मैं टाइम सेविंग करने के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाता तो थोड़ा मज़ा नहीं आता। देखिए इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या क्या आता है, इसमें 2 चीज़ आता है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब हुआ कि जैसे देखिए आपने कोई क्राइम किया, आपको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लेंगे पुलिस वाले। अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर क्या किया जाता है, डीएम के पास प्रस्तुत किया जाता है और आप पूछताछ किया जाएगा कि हाँ आपने ये क्राइम किया है कि नहीं। बहुत सारा देखे हैं आप, मूवी में देखे हैं, रियल में पता नहीं देखे हैं कि नहीं। मूवी में देखिए कितना सारा बातें पूछा जाता है। अगर आपने आप मान लीजिए कोई अपराध नहीं किए हैं, कोई क्राइम नहीं किए हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आपको अरेस्ट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। तो अरेस्ट देन ट्रायल, पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी कोर्ट में पूछताछ किया जाएगा। अगर आप कोई क्राइम नहीं किए हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब पहले, ठीक है, पहले। अब देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि संभावना है कि क्राइम कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई अगर आदमी जेल से निकल के आता है, बहुत क्राइम किया है, बहुत 10-12 आदमी का मतलब बहुत लोग का मर्डर, मान के चलिए 50 आदमी का मर्डर किया है, ठीक है, और वो बंदा जेल से छूट के आ गया है। जेल से छूट के आया है, तो भाई जो आदमी 50 आदमी का मर्डर किया है, अगर उससे कोई चिंटू या पिंटू लड़ाई करेगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट लिएगा गोली ठोक देगा, एकदम ठोक देगा कि नहीं, एकदम गोली मार सकता है। तो भाई उन लोगों को ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई मान लीजिए कोई चिंटू है, वो लड़ाई वड़ाई, वो 50 साल जेल में रह के आया है। अब आपके मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, आपके मोदी जी आ रहे हैं आपके गांव में, आपके गांव में मोदी जी आ रहे हैं, और ये बेचारा तो भाई 50 साल से जेल में खट के आया है, दिमाग इसका पगला है। तो ये हो सकता है कि मोदी जी आ रहे हैं, या कोई भी आ सकता है, कहीं बम मार दे, कहीं गोलियां मार दे, या कोई मतलब किसी से लड़ाई कर ले ताकि दंगा उंगा फैल जाए। तो आपको लग रहा है कि ये बंदा क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है, कुछ लफड़ा क्रिएट कर सकता है। तो पुलिस क्या करती है, पहले उसको जेल में जाकर लिया कर बंद कर देती है, उसको पहले ही लाकर जेल में बंद कर देगी। तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
संभावना है कि ये लड़का है जो क्राइम कर सकता है, तो लाइए भाई इनको पहले जेल में हम बंद कर देते हैं, और जब मोदी जी चले जाएंगे उसके बाद जेल से इनको निकाल दिया जाएगा। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ गए बच्चे? ये हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन। कितने आसान लैंग्वेज में समझाएं, आप एकदम बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और ऐसी चीजें, एडिशनल चीजें, जैसे आप ये जानिए किसी भी लेडीज लोगों को ना, कोई भी अगर लेडीज पुलिस है, सॉरी कोई भी लेडीज को अगर अरेस्ट करना आना होगा तो कोई लेडीज पुलिस ही अरेस्ट करेगी। ये नहीं कि मान लीजिए कोई लेडीज क्राइम किए, अगर कोई जेंट्स आया उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाके गाड़ी में बैठा के चला जाएगा, कि नहीं, ये गलत है। एक लेडीज पुलिस को लेडीज पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, और वो भी रात में नहीं। अगर आप रात में कोई औरत को आप जाके अरेस्ट कर लो, ये गलत बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। आप किसी भी लेडीज को रात में अरेस्ट नहीं कर सकते, आइए दिन में अरेस्ट कीजिए, ठीक है, और एक लेडीज पुलिस को लेडीज ही अरेस्ट कर सकती है। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका आर्टिकल 22। तो हमारा राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया, राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया। इसमें 4 ही था, तो हमने चारों को डिस्कस कर दिया, अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, इसमें 2 ही आर्टिकल है, लिखा है आर्टिकल, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, लिख देता हूं मैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ ना शोषण, ठीक है, शोषण, ठीक है, शोषण अगर मान लीजिए कोई करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एनफोर्सेबल। आप मूवी में देखे होंगे, क्या होता है कि लड़की या लड़के लोगों को उठा कर लेकर चला जाता है, लेकर लोग चला जाएगा, उसके बाद उनको कुछ पैसे में बेच देता है लोग। पैसा में बेचने के बाद वो लड़का या लड़की क्या करता है, भीख मांगते हैं लोग, भीख मांगना शुरू कर देते हैं लोग। तो हम वहाँ भीख मांगना शुरू करते हैं, और जो भीख मांग के पैसा लाते हैं लोग, उसके बाद उस पैसे को कोई मालिक जो होता है वो रख लेता है। ये भी देखते हैं, जैसे आप शहर और में अगर आप हैं तो आप देखे होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे लेते हैं, भैया कलम ले लीजिए, फूल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखें आप बेचने के लिए आते हैं। अब आप ही सोचिए ना, उनके पास पैसे कहाँ से आता है, उनको पैसा कहाँ से आता है भाई? उनको पैसा कोई अमीर आदमी क्या करता है, देता है कि लो पैसा, ठीक है, ये लो आपको कलम दे रहे हैं, 100 कलम दे रहे हैं, आप 100 कलम बेच देंगे तो आपको 20 रुपया हम देंगे, तो कलम बेचते हैं। तो वो एक डेली क्या है, फोर्स लेबर है वो आपके, ठीक है, आप उनको पैसे दे रहे हो तो काम करें। छोटे बच्चे, यार छोटा बच्चा है, उसके पढ़ने उमड़ने का उम्र है, तुम कलम बेचवा रहे हो, कैसा इंसान होते हैं लोग यार। ठीक, उसके बाद ये भी देखे होंगे आप, लड़कियों लोगों को लोग भेज देते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम करना होता है, तो ट्रैफिक कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाके। तो आर्टिकल 23 के अंदर आता है, समझ गए, फोर्स लेबर। ठीक है, अब आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री माइंस अंडर द एज ऑफ 14। अब देखिए, ये शायद इमेज आपको तो बताए ही थे कि आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चे लोगों को क्या है, उनका अधिकार है भाई पढ़ाई करने का। अब देखिए ये छोटा बच्चा कुदाल लिया है, ठीक, इनको क्या इस समय इनके हाथ में कलम अच्छा लगता है ना, ये अच्छा नहीं लगता ना। अगर मान लीजिए इनके इससे अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाता है, पैर अगर कहीं भी चोट लग जाता है, तो बच्चा का लाइफ खराब हो गया। ये देखिए छोटा बच्चा ये गिट्टी सर पे लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इनका क्या है अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों का आर्टिकल 21A में क्या क्या है, पढ़ने का उम्र है। अगर आप क्या उनके हाथ में कुदाल धरा देते हो, ठीक है, वो बहुत सारे काम करेंगे, मान लीजिए इसे काम करेंगे तो उनको हानि होगा ही होगा। तो ये कहा गया है आर्टिकल 24 में कहा गया है कि किसी भी चिल्ड्रेन को, कोई भी छोटा बच्चा है 6 से 14 साल के बच्चा है जो, उनके आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। जैसे आप किसी फैक्ट्री में या देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं बारूद बनता है, ठीक है, बारूद बनता है आपका, और वहाँ पे छोटे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को आप काम करवाओगे, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बारूद फट गया तो उस लड़के का हेल्थ खत्म, जिंदगी खराब।
हाँ, अगर 6 साल से 14 साल के बच्चा है कोई, अगर आपके घर में कोई दुकान है, जैसे मान लीजिए कोई राशन का दुकान है, तो आप वहाँ दुकान पे काम करा सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल बिजनेस है ना, पर्सनल बिजनेस है, तो आप अपना पर्सनल बिजनेस में करवा सकते हैं। हाँ, अब देखिए पर्सनल बिजनेस है, मान लीजिए पर्सनल बिजनेस आपका बारूद का है, अगर आप उसमें अपने घर में किसी बच्चे को काम कराते हैं, तो ये गलत बात है भाई, आप वहाँ नहीं करा सकते हो। यहाँ पे खुद आर्टिकल 24 में लिखा है कि देखिए लिखा है चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस एंड द एज ऑफ 14। आप किसी भी खतरनाक फैक्ट्री हजारत चीज में आप अपने बच्चे लोगों को काम नहीं करवा सकते हैं। आप अपना फैमिली बिजनेस है, आप वहां पे काम करा सकते हैं, जहां पे खतरा नहीं है वहां पे आप काम करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 24 समझ गए। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आप फोर्स लेवल नहीं करना है, आपको फोर्स लेवल नहीं करना है। किसी बच्चे को मान लीजिए आप पकड़ के लाते हैं, आप उनसे फूल नहीं बेचवाओगे, कलम नहीं बेचवाओगे, ये फोर्स लेवल नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग, एक जगह से दूसरी जगह लाकर बच्चे को आप वहां रख देते हैं, फोर्स लेवल नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को आप किसी हजार्डस फैक्ट्री में, हजार्डस फैक्ट्री में यानी खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, ताकि अगर मान लीजिए हजार्डस फैक्ट्री में काम करवाते हैं तो कोई ना कोई हानि हो सकता है, तो ये काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 मना करता है। तो ये आपका हमने आज क्या करवाया, हमने आज यहीं तक हमारा लेक्चर रहेगा। आर्टिकल हमने 14 से 18 करवा दिया है आपके डाउट 2 में, और इसमें क्या करवाया 19 से लेकर 22 तक करवाया, उसके बाद आपका 23 एंड 24 करवा दिया। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा आप उसे लिख लेंगे और बताएंगे कैसा लगा आपको। लेक्चर अच्छा लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कोशिश मैं कर रहा हूँ ना कि लेक्चर आप लोगों को टाइम पे टाइम अपलोड कर दो, पर देखिए दिक्कत हो ये है ना कि हम ये आपको बात एक बताएं कि हमको खांसी बहुत ज़्यादा हो गया इधर। अभी आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मैं हमेशा जब भी दवा लेकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। दूसरे नंबर में हुआ क्या है कि एक घाव भी हो गया जिसकी वजह से बोल नहीं पाते, तो वो भी पेन किलर लेकर पढ़ाते, ताकि हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर हम जब शुरू किए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो हमको भाई कराना है, आप लोग को बेस्ट देना है। आप लोग पढ़िए मन लगा के, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। ठीक है, ड्यूटी कीजिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा, इतना याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगी तो आप जरूर रिजल्ट आएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।